दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूक्रेन रूस युद्ध के कारण प्रभाव और भारत पर प्रभाव, उसके रिएक्शन, विभिन्न वैश्विक समुदायों का और भारत का, हम यूएनओ का सारे का रिएक्शन भी देखेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी आप उच्च स्तरीय करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टीम GCS का 95 वीडियो 95 PDF पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यूक्रेन और रूस वार से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आएगा, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। यूक्रेन रूस भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे निकटतम पड़ोसी है। ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। अब इस लिखने के बाद आप एक मैप बनाएंगे, यूक्रेन और रूस को दिखाएंगे। जैसा कि हम बताए हैं यूक्रेन है और ये सारे क्षेत्र जो है यूक्रेन है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों एक है, भूमिका में भी स्पष्ट हो रहा है। हम बार का एरिया में देखेंगे, क्योंकि ये सब जो है यूक्रेन में रूसी मूल के यूक्रेन की कुल जनसंख्या का 1/6 हिस्सा रूसी मूल के लोग निवास करता है। सांस्कृतिक रूप से भी नज़दीक है, यानी लोग भी वहाँ यूक्रेन की कुल जनसंख्या का 1/6 यानी 6ठा हिस्सा रूसी मूल के हैं और दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सोवियत संघ का हिस्सा रहा है यूक्रेन। तो भूमिका में लिखने के बाद उसके बाद आइए यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत बिना लाग लपेट के शुरुआत जो है, जैसा कि जानते होंगे 24 फरवरी 2022 को हुई थी और समय के साथ यह युद्ध हिंसक होता चला गया और 14,000 से अधिक लोगों की जो है जन हानि हुई है। 14,000 लोगों की जन हानि हुई है, यानी 14,000 लोग मारे गए हैं इस युद्ध में और यह युद्ध वर्तमान में भी जारी है। लिखने के बाद जो है एक मैप बना लीजिएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद अब हम इसकी कारण क्या है, हम एक एक करके हम कारण पता करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूक्रेन का रूस के छत्रछाया से निकलने का प्रयास। जैसा कि आपको हम अभी बताए हैं कि यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के बाद से ही यूक्रेन जो है रूस की छत्रछाया से निकलने के लिए पश्चिमी देशों के साथ, यूरोप के देशों के साथ, अमेरिका के साथ जो है निकटता बनाए रखने की कोशिश में लगातार कर रहा था। ये रूस को खटक रहा था। अब कैसे नहीं खटकेगा, मान लीजिए 2 भाई आप हैं या कोई भी आदमी 2 भाई है और लंबे समय तक एक घर में रहा है और घर का बंटवारा हो गया। घर का बंटवारा होने के बाद वह भाई जो है आपका जो दुश्मन है उससे वो नज़दीकी बना रहा है, आपसे जो है अलग होने की कोशिश कर रहा है, तो आप नाराज होंगे कि नहीं। मान लीजिए हम ही 2 भाई हैं, मैं अपना बात बताता हूँ, हम 2 भाई हैं, और रियल में भी हम 2 भाई हैं। हम 2 भाई हैं और एक घर है, मतलब घर पे क्या हुआ, मान लीजिए घर है, घर में क्या है कि भाई से हमको मान लीजिए मतभेद हो गया। लंबे समय तक हम और मेरे भाई जो है एक साथ रह रहे हैं और अब क्या हुआ है कि भाई मेरा तो वही है, अब हम चालाकी कर रहे हैं कि भाई से दुश्मनी करके भाई के दुश्मन से हम नज़दीकी बना रहे हैं। अब भाई को जो है भाई की छत्रछाया से निकलने का प्रयास करेंगे, तो मेरा भाई को जो दिक्कत होगा कि हम चूँकि उसके दुश्मन से हम दोस्ती कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से जो है रूस का जो है यूरोप में ब्रिटेन अमेरिका जो है ऐतिहासिक रूप से जो है दुश्मन रहा है। ऐतिहासिक जो है प्रतिद्वंद्विता जो है दोनों के बीच रही है। शीतकाल में भी आप देखे होंगे शीत युद्ध जो है लड़ा था सोवियत संघ का और 2 गुटों के बीच लड़ा था। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा गुट जो है अमेरिका कर रहा था नेतृत्व, यूरोप के देश कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भाई को दिक्कत होगा
कि गलत कर रहा है। ठीक वहाँ स्थिति यही है कि यूक्रेन को स्वतंत्रता मिला 1991 में, लेकिन वह रूस के छत्रछाया से प्रभाव से निकलने का प्रयास कर रहा, पश्चिमी देशों को जो है नज़दीकी बना रहा है। ये रूस को खटक रहा था, पहला कारण। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे रूस पर यूक्रेन के अलगाववादियों का समर्थन का आरोप। रूस पर यूक्रेन जो है रूस पर यूक्रेन के अलगाववादियों का समर्थन का आरोप लगाता है। अब देखिए, पहले ही कहे हैं कि यूक्रेन में रूसी मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, यानी यूक्रेन की कुल जनसंख्या का 1/6 हिस्सा यानी छठा हिस्सा यानी 1/6 भाग रूसी मूल के लोग हैं, जिसमें क्रीमिया है, लुहांस है, दोनेत्स्क है, जपोरिया है, खेर्सन है। इस सब में जो है घनी आबादी है रूसी मूल के। ये यूक्रेन का ही क्षेत्र है। अब जो है रूस जो है क्या है कि रूस जो है, यूक्रेन का मानना है कि रूस जो है यूक्रेन के रूसी मुल्क लोगों को हथियार देता है, पैसा देता है, सपोर्ट करता है, ताकि वह यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध लड़े, यूक्रेन में हिंसा फैलाए, यूक्रेन से अलग होकर एक अलग राज्य की देश की रूस से मिलने की मांग करता है। इसको लेकर जो है विवाद था। अगला पॉइंट है रूस और यूक्रेन सांस्कृतिक जुड़ाव। जैसा कि जानते हो कि यूक्रेन और रूस जो है सांस्कृतिक जुड़ाव है, क्योंकि पहले ही कहें कि यूक्रेन की कुल जनसंख्या का 1/6 भाग रूसी मूल के लोग हैं। ऐसे में रूस का जो है यूक्रेन के ऐसे में रूस का मानना है कि यूक्रेन में जो रूसी मूल के लोग हैं उनको हितों की जो है रक्षा नहीं की जा रही है। उनके साथ जो है यूक्रेन जो है बर्बरता करता है, उनको जो है मतलब उनकी जो है सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उनके साथ जो है राजनीतिक उत्पीड़न करता है। यह मानना किसका है? रूस का मानना है। उसके बाद अगला है यूक्रेन के नेटो से जुड़ाव की मंशा। यूक्रेन जैसा कि कहे हैं आपको 1991 के बाद पश्चिमी देशों से निकटता बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है और रूस को यह खटकता है। इसके अलावा नेटो का यूक्रेन की मंशा है कि वह जो है नेटो के साथ मिल जाए। हालांकि इस नेटो के सदस्य बनने के लिए यूक्रेन जो है शुरुआती प्रक्रिया शुरू किया भी था, लेकिन इसको लेकर रूस नाराज है। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर रूस में नेटो का सदस्य बन जाता है तो इससे हमारा सुरक्षा चिंता पैदा होगा। अब नेटो जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा और रूस इस इलाका में है, तो रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बनता है तो उससे हमारी सुरक्षा पर जो है खतरा पैदा होगा। अब जो है रूस के सीमा पर नेटो की सेना तैनात कर दिया जाएगा, खतरा पैदा होगा ना। इसलिए रूस जो है यूक्रेन के नेटो के जुड़ाव की मंशा का विरोध करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मिन्स्क शांति समझौता लागू नहीं होना। 2015 में जर्मनी और फ्रांस की मध्यस्थता में मिन्स्क शांति समझौता किया गया था। इस समझौता में यूक्रेन के अलगाववादियों का यानी यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों को कुछ स्वायत्तता देने का जो है प्रावधान किया गया था। लेकिन रूस का मानना है कि मिन्स्क शांति समझौता में यूक्रेन में रहने वाले रूसी मूल के लोग हैं, उनको जो कुछ स्वायत्तता देने की बात की गई थी, यूक्रेन इसका पालन नहीं किया है, यानी मिन्स्क शांति समझौता का सम्मान नहीं किया है, पालन नहीं किया है। इससे भी रूस नाराज था। उसके बाद रूसी मूलों के लोगों पर नरसारा। रूस जो है लगातार जो है कह रहा है कि यूक्रेन जो है रूसी मूल के लोगों का जैसा कि जानते होंगे कि यूक्रेन की जनसंख्या का 1/6 भाग रूसी मूल का है। रूस का मानना है कि रूसी मूल के लोगों का यूक्रेन की सरकार क्या करती है, नरसंहार कर रहा है। इसकी ये भी शिकायत है। और उसके बाद पश्चिमी देशों का एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे। हाँ, यूक्रेन के हथियारों का अब जो है रूस का ये भी मानना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन के अलगाववादियों को दबाने के लिए हथियार पैसा जो है मुहैया करा रहा है। दोनों देशों का आरोप है
कि विद्रोहियों को समर्थन दे रहा है। तो रूस भी जो है आरोप लगा रहा है यूक्रेन पर, पश्चिमी देशों पर, कि वह जो है यूक्रेन के अलगाववादियों को, यानी रूस के लोगों का जो यूक्रेन में रह रहा है उसको नरसंहार के लिए, दबाने के लिए पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह जो है पैसा दे रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है यूक्रेन सरकार को, इसका भी आरोप लगा रहा है। उसके बाद जो है नेटो की ओर, पूर्व की ओर विस्तार का मुद्दा। रूस जो है पश्चिमी देशों और अमेरिका से यह गारंटी चाहता है कि नेटो का विस्तार पूर्व की ओर न हो, यानी यूक्रेन की तरफ न हो। यह सुरक्षा गारंटी चाहता है और यह सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो है यूक्रेन के अलग बहुत चीज़, रूस का ये भी कहना है, समझ रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति लगातार, रूसी राष्ट्रपति, देखिए पीडीएफ में सेंटेंस में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रूसी राष्ट्रपति लगातार यह रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन और रूसी दोनों को जो है एक ही कहते आए हैं। वो यूक्रेन की अलग भौगोलिक स्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। उनका मानना है कि सोवियत संघ के दौरान जो है, विघटन के दौरान जो है, यूक्रेन को एक अलग जो है, यूक्रेन को जो है ऐतिहासिक रूप से जो है एक अलग जमीन मिल गया था, जो गलत है। यानी वह यूक्रेन के सही तरीके कहिएगा तो एक देश मानने से ही इनकार करता है, वह रूस का ही जो है भाग मानता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद क्या हुआ मुद्दा देखिए, क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2010 में रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच जो है यूक्रेन का राष्ट्रपति बना, और रूसी समर्थक था, रूस के साथ नजदीकी था। तो यूरोपीय संघ में शामिल होने का जो यूक्रेन का जो निर्णय था उसको वह रद्द कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप यूक्रेन में भारी विरोध होने लगा। भारी विरोध के चलते जो है रूसी समर्थक राष्ट्रपति, जो यूक्रेन के रूसी समर्थक राष्ट्रपति यानू जो है, विक्टर यानुकोविच को इस्तीफा देना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस जो है क्रीमिया प्रायद्वीप पर, याद रखिएगा क्रीमिया प्रायद्वीप जो है यहाँ पे है, इस पर अधिकार कर लिया, इस पर अधिकार कब्जा कर लिया। तभी से 2014 से ही यह कब्जा किया गया था, तब से ही यह कब्जा है। तो इन्हीं कारणों के परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 2022 को रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा किया और दोनेट्स्क लुहांस्क पर जो है, दोनेट्स्क का लुहांस्क पर कब्जा किया। इसके बाद जो है यूक्रेन में पूरी तरीके से गोलीबारी कर रहा है, उसके दोनों तरीके से जवाबी कार्रवाई हो रही है। आज रूस का जपोरिया, खिरासान, इस पर भी कब्जा हो गया है। यानी क्रीमिया में 2014 में कब्जा किया था और 24 फरवरी 2022 के बाद जो है खिरासान जो इलाका है, इस पे, जपोरिया पे, दोनेट्स्क पे, लुहांस्क पर भी रूस का जो है कब्जा हो गया है। और पूरे यूक्रेन में, यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में, यूक्रेन की राजधानी तक जो है दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। इसमें 14,000 से अधिक लोग जो है मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर लोग पलायन किए हैं, भूखमरी की समस्या पैदा हुई है इससे। और इसका प्रभाव जो है, इस जो संघर्ष है, इस युद्ध का प्रभाव वैश्विक समुदायों को भी भुगतना पड़ रहा है। भारत पर भी इसका असर दिख रहा है और देखा गया था। भारत की भी जो है 2 छात्रों की मौत हो गई थी इस युद्ध में। तो यह है। अब देखिए ये जो यूक्रेन है, ये रूस है, ये सारे एरिया जो है इसी तरीके से आप लिखेंगे। अब इसका क्या असर पड़ेगा, हम उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसके प्रभाव को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक विश्व पर प्रभाव, वैश्विक प्रभाव, और एक इंडिया पर प्रभाव। वैश्विक प्रभाव में हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में यूक्रेन रूस युद्ध का राजनीतिक परिणाम में सबसे बड़ा है नियम आधारित विश्व व्यवस्था का खतरा। देखिए विश्व व्यवस्था में, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में नियम आधारित व्यवस्था को समर्थन किया जाता है। यानी सभी देश एक दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा, सभी देश एक दूसरे के, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, सभी देश एक दूसरे देशों के संप्रभुता
सम्मान करेगा, एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्वतंत्र देश यूक्रेन पर रूस की कब्जा से नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना हो गई है और इस युद्ध से वैश्विक सहयोग की टूट हुई है। अब वैश्विक सहयोग की कैसे, जैसे सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, पेरिस जलवायु समझौताओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, वैश्विक स्तर पर भूखमरी से सतत विकास लक्ष्य निपटने के लिए या मानवीय संकट से निपटने के लिए जो वैश्विक सहयोग था, पर्यावरणीय संकट था या मानवीय संकट है, इससे निपटने के लिए जो विश्व समुदाय का सहयोग था वो टूट गया है। कैसे टूटा है? रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो रूस अलग हो गया है। चीन की सहानुभूति रूस के साथ है। भारत एक तटस्थ देश है। तो वैश्विक सहयोग जो है विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए जो वैश्विक सहयोग था, फरवरी 2024 से पहले 24 फरवरी 2022 से पहले उसकी टूट हो गई है, गुटों में बदल गया है। शक्ति संतुलन पर चोट हो गया है। विश्व में जो शक्ति संतुलन कायम था, इस युद्ध से शक्ति संतुलन में टोटल कुछ देश रूस के साथ है तो कुछ देश जो है पश्चिमी देश यूरोपीय के साथ है, कुछ जो तटस्थ देश है। उसके बाद सुरक्षा को लेकर वैश्विक नजरिए में बदलाव है। अब इसको लेकर यूक्रेन पर रूस के कब्जा से हमला से छोटे छोटे देशों को भी खतरा पैदा हो गया है सुरक्षा के लिए। यही कारण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो एबे जापान को भी जो है नेटो की सदस्यता जापान को भी जो है परमाणु हथियार हासिल करने की वकालत किया था। स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो की सदस्यता प्राप्त करने जा रहा है। छोटे छोटे देश देख रहे हैं, चूंकि उन्हें खतरा पैदा हो गया है कि कब किस पर हमला हो जाए। तो हर देश जो है सुरक्षा को लेकर जो शांति की नीति अपना रहा था वो भी अब हथियार हासिल करने के प्रयास में है। तटस्थ देश था वो भी हथियार हासिल करने के। आपके सामने में फिनलैंड, स्वीडन है जो अभी तक नेटो के सदस्य नहीं था, सहयोगी नहीं था, लेकिन अब वह नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो एबे परमाणु हथियार हासिल करने का वकालत किया था। संविधान में बदलाव का वकालत किया था। उसके बाद छोटे देशों संप्रभुता सुरक्षित रखने का खतरा हो गया है। कौन सा देश किस पर हमला कर दे कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो यही लग रहा है कि कोई शक्तिशाली देश है तो कमजोर देशों पर वह हमला कर सकता है। तो इससे एक सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साख पर खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि एक तरफ 14,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, लेकिन यूएनओ आज भी जो है इस हमला को रोकने में नाकाम है, आपके सामने में है। तो यह स्थिति है। उसके बाद आर्थिक प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। अब देखिए कैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने से और यूक्रेन रूस युद्ध से जो है, चूंकि युद्ध से क्या है सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है दो कारणों से। एक, रूस से या यूक्रेन से जो निर्यात होता था गेहूं, मक्का, सूरजमुखी का तेल या कच्चा तेल, इसकी निर्यात प्रभावित हुई है। पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से रूस से निर्यात होने वाले सामानों पर जो है प्रतिबंध लगा है। इससे जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है क्या हुआ है, प्रभावित हो गई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी तो खाद्य संकट पैदा होंगे। अब पूरे दुनिया के गेहूं बाजार में 30% गेहूं यूक्रेन रूस उपलब्ध कराता है, गेहूं और जौ। पूरे विश्व में 20% मक्का का सप्लाई जो है यूक्रेन रूस से होता है। दुनिया के तीसरा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन जो है रूस में होता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। और प्रतिबंध लगने से इस सब में जो है इस तेल बाजार में, गेहूं बाजार में, खाद्य बाजार में, वैश्विक खाद्य बाजार में गेहूं, मक्का इस सब की कमी देखी गई है।
और इसके कारण जो है महंगाई काफ़ी जो है देखा गया था। तेल के दाम में 30% की वृद्धि हो गई थी, और तेल के दाम में वृद्धि होगा तो उस सारे वस्तुओं को प्रभावित करता है। अब जिस गाड़ी से जाएगा भाड़ा अधिक लगेगा, हर चीज़ महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो सीधा असर लोगों की बचत पर पड़ेगा, जीवन स्तर पड़ेगा, जीवन स्तर कमजोर हो जाएगा। वैश्विक जीडीपी, महंगाई बढ़ने से क्या होगा, वस्तुओं की खपत में कमी आती है। खपत कमी होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो अर्थव्यवस्था में ठहराव आ जाएगा, मंदी आ जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव, चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आप जानते ही हैं कि विश्व के कुल, अभी हम आपको बता रहे थे, विश्व के खाद्य मार्केट में लगभग 30% गेहूं का निर्यातक राष्ट्र जो है यूक्रेन रूस है। पहले ही बोले हैं 14% थी, 20% मक्का का निर्यात जो है यूक्रेन रूस करता है। विश्व के कुल तेल उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादन जो है रूस करता है। तो इस सबसे और रूस पर प्रतिबंध लगने से युद्ध से जो है आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। इससे निश्चित रूप से इन सब वस्तुओं की कमी होगी, आपूर्ति कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो उत्पादन हतोत्साहित होगा। क्योंकि लोगों के पास पैसा, अब जो कपड़ा आप 500 में खरीदते थे वह कपड़ा आज जो है 1000 में मिल रहा है। 1000 में 2 कपड़ा आप लेते थे और 2 कपड़ा, और आज 1000 में 1 कपड़ा मिल रहा है। तो 1 कपड़ा कम खरीद रहे हैं तो 1 कपड़ा का उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो रोजगार पर असर पड़ेगा, लोगों की आमदनी पर असर पड़ेंगे, बिक्री पर असर पड़ेगा, मंदी आ जाएगा। तो यह स्थिति है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट है वैश्विक सामाजिक प्रभाव में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विश्व के खाद्य मार्केट में रूस और यूक्रेन का दबदबा है, यानी मकई का 20%, गेहूं का 30%, सूरजमुखी तेल का, खाद्य तेल का आधा हिस्सा सूरजमुखी तेल का निर्यात करता है यूक्रेन निर्यात करता है। अब इसकी कमी होने से निर्धनता, भूखमरी बढ़ने की आशंका है। यही कारण है कि आज डब्ल्यूटीओ के 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जिनेवा पैकेज अपनाया गया है। इसमें कहा गया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदी गई अनाज पर, खाद्य पर कोई देश निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उसी से प्रेरित है। उसके बाद युद्ध में जो 14,000 लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर लोग पलायन किए हैं, इससे जननांगीय संरचना में यूरोप की जननांगीय संरचना में बदलाव होने की संभावना है। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप में अतिरिक्त महिलाओं की समस्या पैदा हो गई थी। अतिरिक्त महिलाओं, चूंकि पुरुष जो है बड़े पैमाने पर मारे गए थे युद्ध में, खाली महिला ही दिख रही थी। वहीं से महिला जो बाजारों में, होटलों में, पार्कों में, बाजारों में, होटलों में, स्कूलों में, सब जगह काम करने के लिए घर से निकली। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्रों में तो अतिरिक्त महिलाओं की समस्या जो है, महिला पुरुष में एक बदलाव हो सकता है। क्योंकि पुरुष जो है युद्ध में बड़े पैमाने पर मारे गए हैं, तो बाकी जो है एक असंतुलन पैदा होगा। मानवीय संकट, शरणार्थी संकट बड़े पैमाने पर देखेंगे। पोलैंड या आसपास के देशों में कैसे यूक्रेन रूस से लोग पलायन कर रहे हैं। 14,000 लोग मारे गए हैं। आप देखे होंगे पर्यावरणीय संकट भी पैदा हो रही है, प्रभाव। अब जैसे अस्त्र के नियंत्रण दोनों साइड से, दो तरफा प्रयोग से, दो तरफा हमला से, वायु जो गोला बंदूक जो तोप उप चल रहा है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जमीन पर गिर रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, जल में गिर रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, बड़े बड़े मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इससे भूमि जल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, विकिरण खतरा पैदा हो रहा है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग भारत पर प्रभाव, उसकी रिएक्शन देखेंगे। तो हम लोग
वैश्विक प्रभाव देख चुके हैं, अब हम भारत पर प्रभाव देखेंगे। भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव, भारत के प्रभाव पर भी पड़ने वाले प्रभाव को भी हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और रक्षा और सुरक्षा पर हम रक्षा सुरक्षा में बांट कर हम देख रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक प्रभाव में देखिएगा, रक्षा उद्योगों पर असर। जैसा कि आपको पता है कि भारत और रूस कई संयुक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश के अमेठी में असॉल्ट राइफल का उत्पादन हो रहा है, जिसमें भारत और रूस दोनों जो है इस विनिर्माण इकाई में शामिल है। इस परियोजना में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन दोनों जो है भारत और रूस दोनों मिलकर करता है, और निर्यात करने का भी। उसके बाद तीसरे देशों में भी जो हथियारों के निर्यात में जो है करने के लिए भारत रूस जो है मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त किए थे। लेकिन रूस युद्ध में बिजी होने के कारण जो रक्षा उद्योग है भारत का, वो प्रभावित, उस पर असर पड़ा है। इसके अलावा भारत के रक्षा उद्योग में जानते हैं कि रक्षा उपकरणों के आयात का 60% रूस से होता है। साथ ही साथ जो है यूक्रेन से भी बहुत सारे रक्षा उपकरणों, कल पूर्जे का आयात किया जाता है। युद्ध में जो है युद्ध के कारण इस सब उद्योगों पर असर पड़ रहा है। उस रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, कल पूर्जों की आपूर्ति पर असर पड़ा है, विलंब हुआ है। इससे उद्योग भी प्रभावित हुई है। दवा उद्योग, भारत के दवा उद्योग का प्रमुख बाजार जो है यूक्रेन रूस है। बड़े पैमाने पर भारतीय दवाओं का जो है निर्यात जो है यूक्रेन रूस में किया जाता है। इस युद्ध से भारत के दवा उद्योगों के निर्यात प्रभावित हुई है। द्विपक्षीय व्यापार पर असर, देखिए भारत और रूस, भारत का यूक्रेन के साथ भी व्यापार होता है, रूस के साथ भी व्यापार होता है। युद्ध के कारण द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत खाद्य तेलों का 1.4 मीट्रिक टन आयात जो है, आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन से ही किया जाता है। 1.4 मीट्रिक टन सूरजमुखी तेल का आयात जो है करता है। उर्वरकों का आयात किया जाता है। इससे जो है द्विपक्षीय, इस सब आयात जो है प्रभावित होने से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। भारत में तेल, जैसा कि जानते हो कि विश्व में तेल के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र रूस है। रूस पर विभिन्न प्रतिबंध लगने से डॉलर में जो है कारोबार करना महंगा हो गया है। उसके बाद विश्व बाजार में रूस के तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई कम होने से, प्रभावित होने से तेल और गैस के दाम में वृद्धि हुई है। हम पहले ही कहे हैं कि 30% तेल के दाम में वृद्धि हुई है। तेल के दाम वृद्धि होने से भारत में भी तेल के दाम में वृद्धि जो है देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को जो है विनियंत्रित कर दिया गया है, खुले बाजार पर छोड़ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया गया है। इससे भारत में भी तेल और गैस के दाम में वृद्धि हुई है। तेल के गैस के दाम में वृद्धि होने से सारे वस्तुओं का दाम जो है बढ़े हैं। इससे महंगाई की चुनौती पैदा हुई है, और महंगाई की चुनौती पैदा होगी तो आप देखते हैं जनजीवन बेहाल हो जाएगा। उसके बाद उर्वरक खाद्य तेलों की उपलब्धता प्रभावित, पहले ही कहे हैं कि उर्वरक का खाद्य तेल, भारत 1.4 मीट्रिक टन सूरजमुखी तेल का आयात यूक्रेन से करता है। इसके अलावा बहुत सारे उर्वरकों का आयात रूस और यूक्रेन से किया जाता है। इस सब की उपलब्धता पर प्रभावित हुई है। हीरो उद्योग के लिए कच्चे माल जो है रूस से मंगाए जाते हैं, और आपूर्ति प्रभावित होने से, सप्लाई चेन प्रभावित होने से, रूस पर प्रतिबंध लगने से हीरा उद्योगों पर असर पड़ा है। रुपये के मुकाबले में गिरावट, रुपये के मूल्यों में गिरावट, जैसा कि जानते हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर डॉलर के तुलना में रुपया लुढ़क चुका है, काफ़ी गिर गया है, 82 पार कर चुका है। रिकॉर्ड अभी तक का रिकॉर्ड है। इसके पीछे महंगाई बढ़ा है। महंगाई बढ़ने से डॉलर मजबूत हुई है, रुपया कमज़ोर हुई है। इससे निवेश पर असर पड़ने की आशंका है, तो डॉलर के मूल्यों में गिरावट हुआ है। तो यह आर्थिक प्रभाव है। अब हम राजनीतिक प्रभाव में देखेंगे, सामाजिक प्रभाव में। देखिए, महंगाई बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन को जो है महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय और रूस में रहने वाले यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय को सीधा खतरा जो है इसका सामना किया है। 2 छात्र भी मारे गए थे। उसके बाद यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत उस लाया गया है। 22,000 छात्रों को जो है यूक्रेन से इंडिया जो है लाया गया है। तो यह स्थिति है। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव, अब भारतीय जनजीवन पर क्या असर पड़ा है। महंगाई का सीधा असर महसूस कर रहा है यूक्रेन युद्ध का। आप लोग भी, हम भी महसूस किए हैं। काफ़ी महंगा चीज़ें जो है हो गई है। जो चावल हम प्रॉपर, झूठ क्यों बोलेंगे, 55 रुपये खाते थे, वह चावल आज हम 75 रुपये खा रहे हैं। यह महंगाई की दौर है। जो दाल हम 90 रुपये किलो खाते थे, आज वह दाल 125 रुपये किलो हो गया है। सरसों तेल हम जो धारा का खाते थे धरे का खाते हैं, तो वो सरसों तेल भी 190 रुपये पहुँच गया था। हालांकि अब 170 रुपये आ गया है। हम फॉर्चून नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि धारा जो है एक एथिकल कंपनी है। मुझे ठीक है, मुझे जिस समय हम जन्म लिए थे उस समय भी धारा चल रहा था और आज भी धारा है। तो टिकाऊ कंपनी है, विश्वसनीय है, इसलिए हम उसी उत्पाद को करते हैं। अंबानी अडानी के उत्पाद को हम जो है बहुत दूर रखते हैं वो सबसे। मेरा अपना सोच है। तो रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में भी चुनौती पैदा हुई है, क्योंकि रक्षा उपकरणों का, रक्षा साजो सामान का आयात प्रभावित हुआ है। क्योंकि 60% रक्षा आयात, भारत के कुल रक्षा आयातों का 60% रूस से होता है। यूक्रेन से भी कल पूर्जे का आयात किया जाता है। यूक्रेन रूस युद्ध से ये आयात सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। यूक्रेन युद्ध से इसके आयात पर भी असर पड़ा है। राजनीतिक प्रभाव में देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के समक्ष बड़ी चुनौती पैदा हुआ है। अमेरिका और रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। दोनों के साथ शक्ति संतुलन बनाने की भी चुनौती हुई है, चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जो है इस युद्ध से रूस और चीन नज़दीक आने की आशंका है। हालांकि नज़दीक तो आ ही गया है। इससे भारत को भी, हालांकि भारत भी एक तटस्थ दृष्टिकोण के तहत, मानवीय दृष्टिकोण के साथ एक बेहतर संतुलन बनाने में जो है दोनों अमेरिका और रूस के साथ सफलता प्राप्त किया है। और दबाव का सन्नास, यूएनओ में रूस के खिलाफ कई बार वोटिंग हुआ है और इस पर अमेरिका पश्चिमी देशों का दबाव था कि भारत जो है रूस के विरोध में वोटिंग करेगा। लेकिन भारत जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देते हुए और सभी देशों के साथ एक समान व्यवहार की नीति अपनाते हुए वह हमेशा अक्सर मतदानों से बाहर रहा है। तो यह स्थिति है राजनीतिक प्रभाव में। अब हम लोग जैसा कि देखे हैं पश्चिमी देशों की, क्या आप देखिए यूक्रेन रूस युद्ध पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया रही है रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, यूक्रेन को हथियार, पैसे और मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी नीति रही है। यूएनओ की क्या प्रतिक्रिया रही है। सबसे पहले यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है दोनों देशों शांति बनाए रखने का आह्वान किया था। व्यक्तिगत रूप से यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी किया है युद्ध के दौरान। और यूएन महासचिव जो है यूएन चार्टर के अनुसार जो है विवादों, दोनों देशों से विवादों को निपटाने का आह्वान किया था। उसके बाद खाद्य संकट पैदा हो गया था यूक्रेन में। इसको दूर करने के लिए रेड क्रॉस के साथ जो है यूएनओ संयुक्त मानवीय सहायता के लिए संयुक्त अभियान भी चलाया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कई रूस के खिलाफ जो है कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। युद्ध को रोकने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को निलंबित करने के लिए भी मतदान किया गया था। तो संयुक्त यूएनओ भी जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार जो है दोनों देशों से विवाद को समाधान करने का लगातार आह्वान कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है। भारत अपने राष्ट्रीय हित और सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र प्रक्रिया नीति अपनाया है। वह किसी भी पक्ष के साथ मतदान न करके, जैसा कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है, वह किसी भी गुट में न जाके
वो मतदान से बाहर रहने की नीति अपनाया है। भारत जो है किसी भी पक्ष की निंदा न करके, सहायता न प्रदान करके मानवीय राहत और सहायता करने पर बल दिया है। इसी के तहत यूक्रेन को 90 टन से अधिक वस्तुओं और अन्य सामग्री की आपूर्ति की है। भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत अब देखेंगे तो कई आपको बातें दिख जाएगी। हिंसा, युद्ध संबंधी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगना चाहिए, भारत का सिद्धांत है। दूसरा है संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री बात किए हैं। प्रधानमंत्री SCO सम्मेलन में भी रूस से तत्काल हिंसा, युद्ध समाप्त करने का आह्वान किए थे। स्वयं प्रधानमंत्री भी ट्वीट करते हैं। इसके अलावा वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र पर आधारित है। सभी देशों को प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। भारत का मार्गदर्शक सिद्धांत है कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और प्रादेशिक एकता, अखंडता का सम्मान करना चाहिए। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है युद्ध की स्थिति में मानवीय सहायता उपलब्ध करना, जैसा कि यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान किया गया है। रूस और यूक्रेन दोनों को शीर्ष नीति से संपर्क करना भारत की नीति रही है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करना, अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति से टेलीफोनिक वार्ता हुई है। रूस के राष्ट्रपति से कई राउंड की बात हुई है। प्रत्यक्ष तौर पर समरकंद में जो है मुलाकात भी हुआ था। तो ये सारी नीतियाँ हैं। और भारत की प्रतिक्रिया नीति देखेंगे तो गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम, राज के नीति तत्व के अनुच्छेद DPSP के अनुच्छेद 51 में शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के माध्यम से विवादों को निपटाने पर जोर देता है। उस नीति के अनुसार ही सरकार की प्रतिक्रिया नीति है। यूक्रेन रूस विवाद के से जुड़े हुए तमाम एस्पेक्ट को देखने का प्रयास किए हैं। PDF में कहीं कहीं एरर है, ग्रामेटिकल एरर, मैनेज करके चलिए।